नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबका। मैं हूं बुक लवर और आप देख रहे हैं जयपुर बुक ट्यूबर। और यहाँ आपको मिलती हैं बुक्स की अनबॉक्सिंग, रिव्यू, समरीज और उनके स्टोरी एक्सप्लेनेशन से रिलेटेड हर तरह की वीडियोस, वो भी हर मंडे, थर्सडे और सैटरडे को। और अब समय हो चुका है हमारे मॉर्निंग मैसेज का। सभी लोग घर में रहे, बिना कारण घर के बाहर ना निकले, अपनी बारी आने पर वैक्सीन ज़रूर लगवाएं और गवर्नमेंट द्वारा जारी की गई सभी तरह की गाइडलाइंस की पालना करें। तो चलो अब बिना देरी करे वीडियो की तरफ आते हैं। अब वेरा और लॉम्बॉर्ड आपस में एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। वेरा लॉम्बॉर्ड से पूछती है, तुम्हें क्या लगता है, जस्टिस वॉरग्रेव सही कह रहे हैं क्या? तुम्हें भरोसा है उनकी बातों पर? लॉम्बॉर्ड कहता है, यकीन करना मुश्किल तो है, लेकिन हमारे पास यकीन करने के अलावा और कोई चारा भी तो नहीं है। एंथनी मार्स्टन और मिसेस एथेल रॉजर्स के मरने तक तो बात फिर भी ठीक थी, कोइंसिडेंस मान सकते थे एक बार को, लेकिन जनरल के मरने के बाद तो मामला बिल्कुल साफ हो चुका है। उन्होंने ना तो सुसाइड करी है, ना ही ये कोई एक्सीडेंट है, और नेचुरल डेथ का तो सवाल ही नहीं उठता। कोई तो है जो हमें ज़िंदा नहीं देखना चाहता, और वो हत्यारा कोई और नहीं बल्कि हम में से ही कोई एक है। वेरा कहती है, काश ये सब एक बुरा सपना होता जिससे मैं जागती और इससे बाहर निकल जाती, और बाहर कोई मेरे लिए गर्मा गर्म चाय लेके खड़ा तैयार होता सुबह सुबह। काश ये सब एक सपना ही हो, मैं तो यही चाहती हूँ कम से कम। अब वेरा ये कहते कहते उदास होने लगती है और इस टॉपिक से अपना ध्यान हटाने के लिए दूसरी बात करना शुरू कर देती है। तुम्हें क्या लगता है लॉम्बॉर्ड, तुम्हारे हिसाब से वो हत्यारा कौन हो सकता है? कोई आइडिया है तुम्हें कि हम में से मिस्टर रॉबिन कौन है? लॉम्बॉर्ड बिना संकोच किए कहता है, मेरे ख्याल से हो सकता है वो खुद जस्टिस वॉरग्रेव ही हो। पूरी उम्र कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते लगाते हो सकता है उनका दिमाग ही घूम गया हो। पूरी उम्र जज जैसे बड़े ओहदे पर रहने और सबको सज़ा देते देते शायद उनमें अहम का भाव पैदा हो गया हो और वो खुद को भगवान समझने लगे हो, और इसीलिए उन्होंने जज से आगे बढ़ने की सोची। उन्होंने एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जज बनने का फैसला लिया और ये जिम्मा उठाया कि ये उन लोगों को सज़ा देंगे जिनको सज़ा कानून नहीं दे पाता है। वेरा कहती है, तुम्हारी बात गौर करने लायक तो है, लेकिन मेरा शक तो अभी भी डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग पर ही है। तुमने देखा नहीं क्या, दोनों मौतें जहर की वजह से हुई है, और डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग से ज़्यादा जहर और दवाइयों में एक्सपर्ट और है ही कौन? उन्होंने एंथनी के ग्लास में ज़रूर से उस समय जहर मिला दिया होगा जब हम सारे कुछ परेशान से होके घूम रहे थे उस आवाज़ को सुनने के बाद। और मिसेस रॉजर्स को तो तुम जानते ही हो, रात को उन्होंने ही तो इंजेक्शन दिया था उसे। और जनरल को जब वो खाना खाने के लिए बुलाने गए तब उन्होंने अच्छा सा मौका देख के उसे भी मौत के घाट उतार दिया होगा। मेरे ख्याल से तो ये सारे मौत के जिम्मेदार इकलौते डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग ही हैं। डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग के पास सबसे बड़ा प्लस पॉइंट तो ये है कि वो एक मेडिकल एक्सपर्ट हैं, और हमारे पास कोई भी एक ऐसा बंदा नहीं है उनके अलावा जिसे मेडिकल नॉलेज हो। तो सभी मौतों के कारण भी वही बताते हैं, तो हो सकता है वो कोई गलत कारण बता दे हमें गुमराह करने के लिए, और हमारे पास उनकी बातों पे चुपचाप यकीन करने के अलावा और कोई दूसरा चारा भी तो नहीं है। लॉम्बॉर्ड कहता है, आइडिया तो बहुत ज़बरदस्त है तुम्हारा, और हो सकता है यही सच भी हो, किसे पता। हमें तो बस चौकन्ना रहना होगा। दूसरी तरफ मिस्टर ब्लोर और रॉजर्स भी इसी बात पर चर्चा कर रहे थे। रॉजर्स कहता है, वो कौन हो सकता है सर, आपको कोई आइडिया है क्या? ब्लोर कहता है, यही तो पता लगाना है हमें रॉजर्स, वो कोई भी हो सकता है, लेकिन अब तक की छानबीन से इतना तो कंफर्म हो ही गया है कि वो हम में से ही कोई है। वो कोई बाहर का व्यक्ति नहीं है जो ये सब हत्याएं कर ले, जिसने एंथनी और तुम्हारी पत्नी को मारा और आज दोपहर जनरल मैकार्थर को भी। वो हम में से ही कोई एक है। ये जो भी व्यक्ति है बहुत शातिर है, और उसने अपने पीछे कोई सुराग नहीं छोड़ा है। तभी तो देखो ना, हमें आगे जांच पड़ताल करने के लिए कोई लीड ही नहीं मिल रही इस केस में। ये केस तो मेरी समझ से भी ज़्यादा पेचीदा हो गया है। मैं इसे जितना सुलझाने की कोशिश करता हूँ ये उतना ही और ज़्यादा उलझता चला जा रहा है। समझ नहीं आ रहा इस केस की गुत्थी को सुलझाने के लिए कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ नहीं। क्या करूँ कुछ नहीं पता। तुम्हें किसी पर शक है क्या रॉजर्स? रॉजर्स कहता है, नहीं सर, मैं किसी के बारे में कुछ नहीं जानता, इसलिए कुछ कहना मुनासिब नहीं समझूंगा मैं। मुझे कोई आइडिया नहीं है कि इन सब के पीछे कौन है, और यही बात मुझे सबसे ज़्यादा सता रही है सर। यही वो ख्याल है जो मुझे बार बार परेशान कर रहा है कि आखिर वो कौन है। कौन हो सकता है वो जिसने मेरी वाइफ को मारा और अपने बाकी साथी गेस्ट को भी? कौन करेगा ऐसी हरकत? अब दूसरी तरफ डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग खिड़की पर बैठे हुए बाहर देखते हुए कह रहे थे, हमें जाना होगा यहाँ से, हम यहाँ नहीं रुक सकते, चाहे कुछ भी हो। हमें किसी भी कीमत पर यहाँ से जल्दी निकलना ही होगा हर हालत में। अब हम यहाँ और रुकने का खतरा मोल नहीं उठा सकते। और ये कमबख्त बोट कहीं दिख क्यों नहीं रही है, कोई आता क्यों नहीं हमें यहाँ से ले जाने के लिए? उसकी ऐसी बातें सुन के वॉरग्रेव कहते हैं, देखो
मैं मौसम का ज़्यादा जानकार तो नहीं हूँ, लेकिन आसमान देखकर मुझे तूफ़ान का इतना ज़्यादा अंदाज़ा तो हो ही रहा है कि कम से कम अभी 24 घंटे तो लगेंगे इस तूफ़ान को शांत होने में। और अगर हवा के रुख में बदलाव नहीं आता तब तो कह ही नहीं सकते। अब डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग ऐसी बातें सुनकर मन छोटा करने लगते हैं। वो वॉरग्रेव से कहते हैं, 24 घंटे? क्या कह रहे हो? तब तक तो वो हत्यारा शायद हम सबको मारने में कामयाब भी हो जाएगा। वॉरग्रेव कहते हैं, तो क्या हुआ? मौत तो एक कड़वी सच्चाई है, इसे अपनाना ही बेहतर है। इससे भागो मत। मौत आज नहीं तो कल सबको आनी है। कोई पहले मरेगा तो कोई बाद में। इस पर डॉक्टर कहता है, मैं आपसे कम से कम 20 साल छोटा हूँ। आपने तो अपनी पूरी ज़िंदगी जी ली है, इसलिए आप ऐसी बातें कर रहे हैं। मैं नहीं मरने वाला। मैं मरना नहीं चाहता। मुझे नहीं मरना है। डॉक्टर बड़े हताश मन से कहता है, यहाँ हमारे सामने मौत से भी ज़्यादा सताने वाली एक चीज़ है, एक सवाल कि आखिर इन सब हत्याओं के पीछे कौन है, किसका हाथ है इन सब हत्याओं के पीछे, और ये संकी मिस्टर ओवन है कौन? मैं तो कुछ सोच भी नहीं पा रहा हूँ। कौन हो सकता है वो? क्या आपको कुछ आइडिया है मिस्टर वॉरग्रेव? वॉरग्रेव बड़े कैजुअल वे में कहते हैं, अगर तुम मेरे नज़रिए से सब चीज़ें देखते तो ये सवाल बिल्कुल नहीं पूछते। अब डॉक्टर फटाक से वॉरग्रेव से पूछता है, तो क्या आप ये कहना चाहते हो कि आप हत्यारे को जानते हो? आपने उसे पहचान लिया है? वॉरग्रेव एक छोटी मुस्कान देकर डॉक्टर को कहते हैं, साजिश काफ़ी अच्छी रची थी उसने और तैयारी भी बहुत उम्दा करी थी, लेकिन शायद वो ये एक बात भूल गया कि हर गुनहगार जुर्म बाद में करता है, पहले सबूत छोड़ता है। अगर तुम मुझसे सबूत मांगने वाले हो तो मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि सबूत के नाम पे मेरे पास कुछ नहीं है। तुम चाहो तो इसे मेरा एक्सपीरियंस कह लो या इंस्टिंक्ट, लेकिन मेरी नज़र में तो हत्यारा एक ही व्यक्ति हो सकता है। आर्मस्ट्रॉन्ग उन्हें एक नज़र भर के देखता है और कहता है, मैं खुद समझ नहीं पा रहा मिस्टर वॉरग्रेव। जो आप मुझे कहने की कोशिश कर रहे हैं कृपया सही सही और साफ शब्दों में कहिए। जस्टिस वॉरग्रेव कहते हैं, रुको मैं समझाता हूँ तुम्हें। और बस इतना कहकर स्टोरी मुड़ जाती है मिसेस एमिली ब्रेंट की तरफ, जो अपने कमरे में बिल्कुल अकेली बैठी हुई थी। वो बाइबल को पढ़ने के लिए उठाती हैं अपने हाथों में, लेकिन किसी झिझक के कारण वो उसे बिना पढ़े ही वापस टेबल पर रख देती हैं। और अब ड्रॉर में से वो एक काले रंग की नोटबुक निकालती हैं और उस पर कुछ लिखने लगती हैं। आज एक और भयानक घटना हुई। जनरल मैकार्थर अब नहीं रहे और इस बात में कोई दो राय नहीं कि उनकी भी हत्या ही हुई है। लंच के टाइम जस्टिस वॉरग्रेव ने एक बड़ा ही अच्छा भाषण दिया था, जिसमें उन्होंने बताया कि कातिल हम में से ही कोई एक है और सावधान रहने के लिए कहा है सभी को। अगर जनरल की मौत की बात सच है और वॉरग्रेव जो कह रहे हैं वो भी सच है, तो ज़रूर से हम में से ही किसी पर शैतान का काबू हो गया है। बाकी सब लोग बड़े परेशान थे उस अनजान हत्यारे से, लेकिन मैं नहीं हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ वो कौन है। उसका नाम है बेट्रिस टेलर। ये नाम नोटबुक में बड़े बड़े अक्षरों में लिखकर उनकी आंखें एक राहत की तलाश में मानो खुद ब खुद बंद हो गई। थोड़ी देर बाद वो अचानक से जग जाती है। उनकी आंख लग गई थी। वो जागने के बाद नोटबुक में लिखे लास्ट सेंटेंस को पढ़ती है और उसे देखकर गुस्से से कहती है, ये सब क्या है? क्या मैंने लिखा है ये? मैं ज़रूर से पागल हो रही हूँ शायद धीरे धीरे। अब सब लोग वापस डाइनिंग हॉल में नीचे इकट्ठा होते हैं। तूफान थमने की बजाय और भी ज़्यादा तेज़ हो चुका था। वो तो मानो थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। सब लोग एक दूसरे को शक की निगाहों से देख रहे थे नीचे। रॉजर सबको चाय देते हुए कहता है, शायद कल तक तूफान शांत हो जाएगा सर, और तब हो सकता है हमें बचाने के लिए कोई नाव यहाँ आ जाए। वेरा मिसेस एमिली ब्रेंट से पूछती है, क्या आप मुझे चाय पकड़ा देंगी? मिसेस एमिली ब्रेंट कहती है, खुद उठ के ले लो। एक तो ये टीपॉट कितना हैवी है, ऊपर से मेरे 2 उनके गोले भी खो गए हैं, पता नहीं कहाँ चले गए। मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ, मुझे और मत सताओ। रोजर्स बड़ा दुखी होते हुए कहता है, क्या आप में से किसी को पता है कि बाथरूम के पर्दे कहाँ गए? वो भी अपनी जगह पर नहीं है। लॉम्बार्ड पूछता है, पर्दे? कैसे पर्दे रॉजर्स? रॉजर्स बताता है, सर वो बाथरूम के पर्दे सिल्क वाले ऊपर आपने शायद देखे हों। पता नहीं कहाँ चले गए सर। जस्टिस वॉरग्रेव पूछता है, क्या तुम्हें अच्छे से याद है रॉजर्स वो पर्दे सुबह वहाँ थे? रॉजर्स हाँ में जवाब देता है। लॉम्बार्ड अब थोड़े मजाकिया अंदाज में कहता है, जाने भी दो रॉजर्स, पर्दे ही तो थे, क्या फ़र्क पड़ता है? और फिर पर्दे से थोड़ी ना कोई किसी को मार सकता है, भूल जाओ उन्हें। ऐसा जवाब सुनकर रॉजर्स वहाँ से वापस चला जाता है। अब बाहर अंधेरा हो चुका था और सब डिनर कर चुके थे। खाना खाने के बाद मिसेस एमिली ब्रेंट और वेरा दोनों अपने अपने कमरों में सोने के लिए चली जाती है और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेती हैं। उनके कुंडी की आवाज़ सुन के ब्लोर कहता है, इन्हें बताने की ज़रूरत नहीं है कि इन्हें क्या करना चाहिए, ये अपना अच्छा बुरा जानती हैं। लॉम्बार्ड कहता है, चलो कम से कम आज रात के लिए ये दोनों लेडीज सेफ हो गई। उनके जाने के 1 घंटे बाद ये चारों भी सोने के लिए चले जाते हैं।
सोने जाने से पहले जस्टिस वॉरग्रेव उन्हें एक सलाह देते हुए कहते हैं कि आप सभी लोग मेरी माने तो कमरे को अंदर से लॉक करके ही सोइएगा। इस पर ब्लोर कहता है, हाँ ये ठीक रहेगा, और ज़्यादा अच्छा रहेगा कि अगर आप सब लोग डोर हैंडल पर एक चेयर भी लगा दें जिससे कि दरवाज़ा बाहर से ना खुल सके। उसकी ये बात सुनकर लॉम्बार्ड चिड़चिड़े अंदाज में कहता है, तुम्हें पता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है मिस्टर ब्लोर? यही कि तुम हद से कुछ ज़्यादा ही जानते हो हर बात के बारे में। जस्टिस वॉरग्रेव कहते हैं, मैं उम्मीद करता हूँ जेंटलमैन कि हम सुबह वापस मिलेंगे एक दूसरे से सही सलामत। इसके बाद नीचे से रॉजर्स उन्हें उनके कमरों में जाते हुए देखता है। फिर वो खुद से कहता है, अब मुझे भी सो जाना चाहिए, सबने गेट बंद करके लॉक कर लिए हैं तो मेरे ख्याल से ये रात शायद शांति से गुजर जाएगी। उसके बाद वो लाइट बंद करने से पहले उन छोटी छोटी मूर्तियों को देखता है जो अभी भी साथ ही थी, और लाइट बंद करके जल्दी से अपने नए बेडरूम में जा पहुंचता है। कमरे में जाकर वो छुपने की सारी जगह चेक करता है कि कहीं वहाँ कोई पहले से छुपा हुआ तो नहीं है, और फिर वो गेट अंदर से लॉक करके सोने चला जाता है। और यहाँ हो जाती है हमारे चैप्टर 10 की समाप्ति। लेकिन इस बार भी हमारे सवालों की समाप्ति नहीं होती, जैसे क्या आज रात शांति से गुजर पाएगी? क्या ये सभी अगली सुबह देखने तक जिंदा रहेंगे? आज तो सभी लोग अंदर से गेट बंद करके सोए हैं, क्या कातिल आज भी किसी को अपना शिकार बनाने में कामयाब हो पाएगा? क्या जस्टिस वॉरग्रेव ने सच में असली हत्यारे को पहचान लिया था या वो केवल अंदाज़ा लगा रहे थे? वो उनके गोले और पर्दों के गायब होने का क्या राज था? क्या रॉजर्स के कहे मुताबिक तूफान के रुकने पर कोई नाव आएगी या उन्हें बचाने के लिए? इन सब सवालों का जवाब पाने के लिए हमें चलना होगा इस बुक के नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जिसका वीडियो मैं अपलोड करूँगा 7 जून मंडे को। अगर आपको इससे पहले के चैप्टर्स देखने हैं या मुझे कोई बुक सजेस्ट करनी है तो सभी तरह के लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हो। अब मैं मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो में, तब तक बी सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप रीडिंग। बाय।